नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांत निकेतन में। आज हम लेके आए हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT पर एक वीडियो। यह KVS मदान की बुक है और हम उसका एक सारांश देखेंगे। इस टॉपिक का परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। अगर आप लोगों के पास ये किताब नहीं है तो प्लीज़ ख़रीद कर पढ़ें, और अगर ख़रीद नहीं सकते हैं तो आप हमारी वीडियो देख करके आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 5 टॉपिक जो कि सिलेबस है जो हमारा उसी के आधार पर है। देखिए, फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ICT, उसकी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावलियों को देखेंगे। ICT के प्रकार देखेंगे, इंटरनेट, ईमेल और कॉन्फ्रेंस की मूलभूत बातें देखेंगे, दृश्य और श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल जो पहले हुई हैं उन्हें देखेंगे, और ICT और सुशासन इसे देखेंगे। ये हमारा पूरा सिलेबस है ICT का। ठीक है, चलिए अभी फ़िलहाल हम देखते हैं। अगर हम एक परिचय के रूप से देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सूचना क्या है। सूचना एक इंफॉर्मेशन, जानकारी। यह एक लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ फॉर्मेशन या फॉर्मा होता है, और किसी भी वस्तु के उसके वास्तविक रूप में जानना ही सूचना का शाब्दिक अर्थ होता है। ये सब हम लोगों को पता है। दरअसल हमें समय कम है और परीक्षा के हिसाब से देखना है, तो ये देखिए कुछ बातें हैं यहाँ पर हम देखेंगे। मेन बात, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का महत्व। तो ICT किसी भी देश की मानव पूंजी के निर्माण में किया जाने वाला महत्वपूर्ण निवेश है। यह देश को तकनीकी रूप से नवाचारी बनाता है। इससे देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली कुछ चुनौतियाँ, तो अगर हम देखें यहाँ पर लगभग 140 करोड़ जनसंख्या का लगभग आधा 25 वर्ष से कम आयु का है, जिसमें से 60% जो हैं अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हमारी साक्षरता दर 75 के आसपास है, और यहाँ 15 प्रमुख भाषाएं हैं। परंपरागत शिक्षा प्रणाली इस स्तर तक शिक्षा प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। देखिए, यहाँ पे भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जुलाई 2016 तक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का विभाग था, जिसका विजन है एक इंजन के रूप में भारत का विकास, जो एक विकसित राष्ट्र और एक सशक्त समाज का रास्ता खोलता है। ये देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। वर्तमान में अगर हम देखें, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थियों के 4 संभावित स्तर हैं। प्रथम स्तर, इस श्रेणी में शिक्षार्थी शिक्षा की उच्च गुणवत्ता का खर्च वहन कर सकते हैं। दूसरा, इस श्रेणी के छात्र मेधावी और सक्षम होते हैं, लेकिन ICT शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए सार्वजनिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं और शीघ्र ही पहले स्तर के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हो सकते हैं। तृतीय स्तर है, यह छात्र आर्थिक और अकादमिक दोनों मानकों पर पिछड़े हुए हैं। और चतुर्थ है, यहाँ अनपढ़ और बहुत जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन लो होती है, ऐसे लोग वहाँ पर होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हमें क्या देखना है। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा था, अभी आपको आगे भी पूछेगा। ये ICT के लाभ, ICT के क्या लाभ हैं ये आप देख लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट है। अधिगम का व्यक्तिकरण करता है, अंतःक्रियाशीलता होती है इसके द्वारा, दूरी और जलवायु से तटस्थता है। मतलब पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के विपरीत इस प्रकार का शिक्षण संस्थानों से दूरी और जलवायु पर निर्भर नहीं करता। मतलब हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी रह के, कितनी भी दूरी हो, ये इसका असर नहीं पड़ता। अधिक किफ़ायती और व्यापक पहुंच है इसका। ठीक है, और एकाधिक शिक्षण एवं विविध शिक्षार्थी, मतलब ये सारी इसके लाभ हैं जो कि मिलते हैं बच्चों को। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एक समान गुणवत्ता यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये जो लाभ हैं बच्चों को जो मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे, तो अगर हम एक तरीके से देखें तो ICT के प्रकार देख लेते हैं। ICT के प्रकार समय के आधार पर 2 हैं, एक पुराने और एक नए।
नए प्रकार में क्या है, नए नए पुराने उपकरण में मुख्य रूप से टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, ये सब शामिल होंगे। ठीक है। नए उपकरणों में कंप्यूटर हो गया, मानकीकृत कंप्यूटिंग हार्डवेयर, इंटरनेट, वायरलेस तकनीकी उपग्रह इत्यादि शामिल हो जाती हैं। ठीक है। मीडिया के आधार पर अगर हम देखें तो मीडिया के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संकेतों के आधार पर यानी सिग्नल्स के आधार पर, जिसमें से हमारा एनालॉग मीडिया आता है, डिजिटल मीडिया आता है, और इसके अलावा दूसरा होता है प्रसारण काल के आधार पर। ये वाला प्रश्न पूछा हुआ है प्रसारण काल के आधार पर। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ आप अच्छे से देख लीजिए पहले, आईसीटी के प्रकार, क्योंकि ये कभी कभी पूछता है परीक्षा में। अभी हम देख रहे हैं, अभी हम इसका क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियो में तो वहाँ पे सारा बहुत अच्छे से दिया हुआ है। समय के आधार पर अगर हम देखेंगे तो 2 प्रकार का, पुराना और नया। मीडिया के आधार पर संकेतों के आधार पर एनालॉग और डिजिटल। प्रसारण काल के आधार पर तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक। उपयोग के आधार पर देखेंगे तो आईसीटी शिक्षा, आईसीटी समर्पित शिक्षा, आईसीटी सक्षम शिक्षा। ठीक है। ये पूछता है कि तुल्यकालिक मीडिया क्या है और अतुल्यकालिक मीडिया क्या है। तो देखिए तुल्यकालिक मीडिया का अर्थ है एक ही समय पर घटित होना। तुल्यकालिक मीडिया में मूलभूत आवश्यकता यह है सभी प्रतियोगी, चाहे वे अलग अलग स्थानों पर हों, एक निश्चित समय पर सूचना को ग्रहण करने के लिए उपस्थित रहें। ठीक है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो एक वास्तविक समय पर सभी उपस्थित हो जाएं। अतुल्यकालिक मीडिया का मतलब है कि सीखने की प्रक्रिया में प्रतिभागी भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर उपस्थित हो सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे कोई रिकॉर्डेड लेक्चर हो, जैसे अभी हमारा जो ये है लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, तो इसका कोई ये अतुल्यकालिक मीडिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। उपयोग के आधार पर हमने देखा था तो आईसीटी शिक्षा और आईसीटी समर्थित शिक्षा, आईसीटी सक्षम शिक्षा। ठीक है। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई, ये परीक्षाओं में पूछता है इसलिए हमने यहाँ पे दिए। देखिए कुछ प्रश्न भी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संचार तकनीकी केवल अतुल्यकालिक संचार नियोजन करती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, फोरम, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ईमेल और फोरम, यानी 2 और 3। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन चैट का एक प्रकार है जो इंटरनेट के वास्तविक समय पर ट्रांसमिशन प्रदान करता है? तो यह भी इंस्टेंट मैसेजिंग। ओके। चलिए आगे देखते हैं। हम सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ महत्वपूर्ण घटकों को देखेंगे। प्रमुख घटक हैं कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट एवं स्टोरेज वगैरह, सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, डेटाबेस प्रबंधन, ठीक है, सर्वर इत्यादि। दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, दूरसंचार माध्यम, प्रोसेसर, इंटरनेट से जुड़ने के लिए जो तार बेतार आधारित सॉफ्टवेयर। ठीक है। और चौथा है मानव संसाधन। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक इंटरनेट स्पेस रिसर्च के बारे में दिया हुआ है, देखना हो तो आप देख लीजिए। इसरो के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसरो के बारे में कभी प्रश्न पूछ लेता है तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है। पहला INS की, ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट की, ठीक, और दूसरा जो है दूसरी प्रणाली है भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों की श्रृंखला है, जिससे हम संसाधनों की निगरानी करा सकते हैं। ठीक है। पहला का काम क्या है? पहले के माध्यम से ही हम देखिए इसका उपयोग घरेलू दूरसंचार, मौसम की जानकारी, आंकड़ों के संप्रेषण, दूरसंचार के साथ राष्ट्रव्यापी प्रसारण, आकाशवाणी, दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने में किया जाता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं हम उन्हें ही देखेंगे क्योंकि समय नहीं है। ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान PSLV के बारे में कुछ बातें हैं, ये भी देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये इसको देख लीजिए आप।
और एक और है भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV। ठीक, GSLV के बारे में देख लीजिए आप। उसके उपरांत आदर्श प्रक्षेपण यान आइडियल लॉन्च साइट। ठीक है, ये चलिए आगे देखते हैं। आगे अब इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, ये क्रायोजेनिक तकनीकी है। क्रायोजेनिक तकनीकी को आप देख सकते हैं, यह जो है क्रायोस से बना है और इसका अर्थ बर्फ जैसा ठंडा है। क्रायोजेनिक तकनीक को तुषारजनिक या प्राशीतनी या निम्न तापिका कहते हैं, जिसका तापमान -0 डिग्री से -150 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक तकनीक का मुख्य प्रयोग रॉकेटों में किया जाता है, जहां ईंधनों को क्रायोजेनिक तकनीक से तरल अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। पहला नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वायरलेस संचार के लिए ट्रांसपोंडर का उपयोग किया जाता है, जो संकेतों को ग्रहण करता है और अपनी प्रतिक्रिया देता है। दूसरा है, भारत का पहला एडुसेट GSAT-3 वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया था। तीसरा पॉइंट क्या है, KU बैंडविड्थ 12 से 18 गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादातर टीवी और VSAT में से संबंधित उपग्रह प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, का बैंडविड्थ हाई डेफिनेशन उपग्रह में प्रयोग किया जाता है। D बैंड उच्चतम बैंडविड्थ हैं और L बैंड सबसे कम बैंडविड्थ हैं। ठीक है, छठा है पॉइंट है, भारत के पहले चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट को वर्ष 2003 में प्रारंभ किया गया था। और सातवां पॉइंट है, मौसम उपग्रह को कल्पना चावला से नामित किया गया है, कल्पना चावला फर्स्ट, कल्पना सेकेंड आदि। ठीक है, ये टेलीविज़न मानक है। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ये वीडियो इग्नोर ना करें, ज़रूर देखें। इससे संबंधित देखिए प्रश्न पूछा गया है। इस शब्दावली का प्रयोग उपग्रह संप्रेषण में किया जाता है। टेलीविज़न मानक, ठीक, टेलीविज़न स्टैंडर्ड। यह 3 वीडियो फॉर्मेट सिग्नल्स एक दूसरे के साथ असंगत हैं। पूरे विश्व में टेलीविज़न संकेतों के 3 मानक हैं, PAL, NTSC और CAM। पहला एक देखते हैं, फेज अल्टरनेटिंग लाइन। इस वीडियो संकेत मानक का प्रयोग पश्चिमी यूरोप, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में किया जाता है। यह एनालॉग संकेत के रूप में है और इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होने के कारण तस्वीर की गुणवत्ता बेहतर होती है। फर्स्ट, ठीक है, फेज अल्टरनेटिव लाइन। दूसरा है नेशनल टेलीविज़न सिस्टम समिति, NTSC। यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिकी देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और जापान में प्रयोग किया जाता है। पहला रंगीन टीवी प्रसारण भी इसके माध्यम से हुआ। तीसरा है अनुक्रमिक रंगीन एवेक मेमोर, SECAM। इसका मुख्य रूप से प्रयोग फ्रांस एवं दूसरे पश्चिमी देशों में होता है। यह पैल जितनी बैंडविड्थ ही प्रयोग करता है, लेकिन रंगीन सूचना को क्रमिक रूप से संचारित करता है। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इन्हें इग्नोर ना करें। आगे हम देखेंगे, एक और प्रश्न है, पत्र सूचना कार्यक्रम। यह ICT के अंतर्गत है। अभी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बाद में है, उससे रिलेटेड टॉपिक बाद में है। अभी ये ICT से रिलेटेड टॉपिक है, इसे आप ज़रूर देखते हुए चलें, इग्नोर ना करें। वीडियो स्किप मत करिए, पूरा देखिए। वैसे भी हम इसको थोड़ा सा मेन पॉइंट ही बता रहे हैं। पत्र सूचना कार्यक्रम PIEB इलेक्ट्रॉनिक व ऑनलाइन मीडिया को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों संबंधी प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी प्रेषित करने वाली भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी है। यह मीडिया और सरकार के बीच माध्यम की भूमिका निभाती है और मीडिया में प्रतिबिंबित जनता की प्रतिक्रियाओं के बारे में सरकार को फीडबैक प्रदान करती है। पत्र सूचना कार्यालय सरकारी नीति, कार्यक्रमों, गतिविधियों के संबंध में सूचना संप्रेषित करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करता है।
जिनमें प्रेस रिलीज, प्रेस नोट, विशेष लेख, बैकग्राउंड्स, फोटोग्राफ, ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटाबेस सम्मिलित होते हैं। सूचनाओं का संप्रेषण अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में किया जाता है और बाद में इनका अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है, जो देश के विभिन्न भागों में लगभग 8,400 समाचार पत्रों और मीडिया संगठनों में पहुंचता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये बात थी पत्र सूचना कार्यक्रम के संदर्भ में। अब हम प्रसार भारती के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखेंगे। प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी सम्मिलित है। प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 को सरकारी प्रसारण संस्थाओं को स्वायत्तता देने के मुद्दे पर संसद में काफ़ी बहस के बाद किया गया था। संसद ने इस संबंध में 1990 में एक अधिनियम पारित किया, लेकिन इसे अंततः 15 सितंबर 1997 में लागू किया गया। दूरदर्शन के बारे में जानते हैं थोड़ी सी बातें। दूरदर्शन का प्रयोगात्मक प्रसारण दिल्ली के एक छोटे ट्रांसमीटर और अस्थायी स्टूडियो से सितंबर 1959 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नियमित दैनिक रूप में संचरण 1965 से आरंभ किया गया। इस सेवा को 1972 में बम्बई के लिए बढ़ा दिया गया। वर्ष 1975 में केवल 7 शहरों को टीवी द्वारा कवर किया गया। वर्ष 1976 में टीवी को रेडियो से पृथक किया गया। राष्ट्रीय कार्यक्रम को 1982 में प्रारंभ किया गया। इसके बाद से दूरदर्शन में लगातार प्रगति हुई है। दूरदर्शन पर स्वस्थ भारत विश्व में सबसे बड़ी स्वास्थ्य संचार पहल है। ये इम्पॉर्टेंट रही है बात। अब हम एफएम हम लोग सुनते हैं ना, तो एफएम के बारे में कुछ जान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, एफएम की ध्वनि अत्यंत स्पष्ट होती है और संगीत सुनने में भी आनंद आता है। एफएम लगभग 55 से 65 किलोमीटर के क्षेत्र में ही सुना जा सकता है। एफएम के कार्यक्रम सुनने के लिए अलग से एफएम बैंड वाले ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। एफएम की फ्रीक्वेंसी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ होती है। एफएम के प्रसारण के लाभ: उच्च क्वालिटी का प्रसारण, मनोरंजन साधन, कम शक्ति के ट्रांसमीटर का प्रयोग, कम हस्तक्षेप, अच्छा सिग्नल। ये तो कुछ बातें थी हमारे जो आईसीटी से रिलेटेड हैं। यहाँ पे कुछ और है। वर्ष 1993 में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम रेडियो की शुरुआत हुई थी। यह प्रसारण आकाशवाणी के एक चैनल पर कई महानगरों से आरंभ हुआ था। आज एफएम की पहुंच का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है। कई प्राइवेट निजी एफएम स्टेशन चैनल लागू हो गए हैं। 2001 में भारत में पहला निजी एफएम चैनल है रेडियो सिटी, स्टार समूह, रेडियो मिर्ची, टाइम्स समूह, रेड एफएम, बिग एफएम। ओके, भारत में मुख्य समाचार उपकरण अगर हम देखें, इससे भी देखिए नेट परीक्षा में इस विषय पे भी पहले से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यह भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, पहला है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई। पीटीआई को वर्ष 1947 में स्थापित किया गया और इसने वर्ष 1949 में अपनी सेवाएं शुरू कर दी। यह देश के समाचार पत्रों द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी कोऑपरेटिव संस्था है, जिसका अधिदेश पाठकों को कुशल और निष्पक्ष समाचार प्रदान करना है। ठीक है, दूसरा है यूएनआई। यूएनआई अर्थात यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। यूएनआई को वर्ष 1959 में स्थापित किया गया था और इसने 1961 में पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। इसने वर्ष 1982 में भारत में अपनी प्रथम समाचार एजेंसी पूर्ण हिंदी तार सेवा यूनिवार्ता प्रारंभ की। ये इम्पोर्टेंट है। यूएनआई ने अपनी पहली उर्दू सेवा भी शुरू की। यूएनआई राइटर्स, जो कि दुनिया में सूचना क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में सम्मिलित है, से वैश्विक समाचार प्राप्त कर भारत में वितरण का कार्य प्रारंभ किया। तो यह थी कुछ बातें यूएनआई के संदर्भ में। अब बात करेंगे पीसीआई के संदर्भ में, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया।
पीसीआई भारतीय संसद द्वारा अधिष्ठित एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और समाचार पत्रों और न्यूज एजेंसियों के मानकों में निरंतर सुधार करना है। आगे देखेंगे रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया आरएनआई का कार्यालय 1956 में अस्तित्व में आया। सभी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए आरएनआई के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। आईसीटी की सीमाओं को हम देख लेते हैं तो आधारित संरचना संबंधी उच्च प्रारंभिक लागत, दूसरा है शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत मतभेदों की ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान, तीसरा है अधिगम समस्या, चौथा है आईसीटी मूल रूप से एक वितरण प्रणाली है, पांचवा प्रदर्शन मूल्यांकन में कठिनाई आती है, छठा है सतत प्रशिक्षण की आवश्यकता, सातवां है मनोदृष्टि में परिवर्तन की आवश्यकता। आगे देखेंगे, देखिए कुछ प्रश्न यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे देखिए ये एक प्रश्न यह है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी को सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी का एक सबसेट माना जाता है। एक कथन और है, सॉफ्टवेयर के एक भाग को उपयोग करने का अधिकार कॉपीराइट कहलाता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये ना पहला का सही है और ना ही दूसरा सही है, अभी हमने पढ़ा। अब बात आ गई कंप्यूटर की। आप सबको टेंशन हो रही होगी कि हमने क्या पढ़ा दिया। तो ये वो आईसीटी के बारे में था, वो भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में देखो पूछा गया है प्रश्न। अभी हम कंप्यूटर के बारे में देखेंगे फटाफट। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक विद्युत चलित यंत्र है। हम सभी कंप्यूटर जानते हैं क्या है, ज़्यादा समय नहीं। ये कंप्यूट से बना है, गणना करना इसका अर्थ होगा शाब्दिक। कई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के परस्पर समन्वय से बना है, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषताओं को देखें तो बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है, तीव्र होगा, संग्रहित समृद्धि शुद्धता है, ये सारी चीज़ें आप सभी जानते हैं, तो ये हम नहीं देखेंगे। कंप्यूटर के प्रकार बात आएगी। कंप्यूटर के प्रकार कार्यप्रणाली के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आकार के आधार पर और पीढ़ियों के आधार पर। कार्यप्रणाली के आधार पर अगर हम देखें तो 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, अनुरूप, अंकीय और संकर, ठीक। अनुरूप कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, यह वही कंप्यूटर है जिसे हम एनालॉग मीडिया के अंतर्गत चर्चा हम कर रहे थे, ठीक। जैसे देखिए इस प्रकार के कंप्यूटर में चरों को सतत रूप से भौतिक मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे तापमान, दाब, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाण अंकों में व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। ये सारा हो गया। इसके अलावा इसकी गति काफ़ी धीमी होती है, इसलिए इसका प्रचलन विशुद्ध रूप से बहुत ही कम रह गया है। उदाहरण जैसे एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है, उसको लीटर में दर्शाता है और उसके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पर दिखाता है। एक साधारण घड़ी, वोल्ट मीटर, वाहन का स्पीड मीटर आदि इसके अन्य प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। ये सब एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अंकीय डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं, काफ़ी तीव्र गति होती है। गणना के लिए द्विधारी अंकीय पद्धति, जिसको बिट्स भी कहा जाता है, का प्रयोग करते हैं। सभी आधुनिक कंप्यूटर जैसे निजी कंप्यूटर, नोटबुक, पॉकेट कंप्यूटर, टॉप कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर अंकीय कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। संकर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर जो हैं वो डिजिटल और एनालॉग का मिश्रित रूप हैं। इनपुट आउटपुट में एनालॉग का प्रयोग होता है और गणना और प्रसंस्करण के लिए डिजिटल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग चिकित्सा संस्थानों, रक्षा क्षेत्र और मौसम विभाग में होता है। दूसरा, बेस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिनका निर्माण और प्रोग्रामिंग किसी विशेष कार्य के लिए तैयार होता है, इनके सीपीयू की क्षमता उसी कार्य के अनुरूप होती है। दूसरा, सामान्य उद्देश्य, ये कोई विशेष उद्देश्य और कोई सामान्य उद्देश्य, ठीक है। चलो अगला देते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर,
इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। यह अपेक्षाकृत आकार में छोटा होता है, एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका विकास 1970 में IBM ने किया था। इसमें बिट्स के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्क पर सेट किया जाता है। इसमें एक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस होते हैं। मिनी कंप्यूटर, यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। इसमें एक से अधिक CPU होते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन, बैंकों में बैंकिंग कार्यों के लिए होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसमें 32 से 65 बिट के एकाधिक माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। इनकी कार्य करने की क्षमता और मेमोरी भी काफ़ी अधिक है। आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। इस पर कई लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंक, रक्षा, अनुसंधान, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्रों में होता है। 32 बिट से 64 बिट सामान्य प्रयोजन CPU में जाने का मुख्य उद्देश्य 4 गीगाबाइट से अधिक मेमोरी को सीधे संबोधित करने में सक्षम। 2 के पावर 64 बाइट स्वयं में मेमोरी की एक बहुत बड़ी मात्रा है। तो ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में रहा। अब हम देखेंगे पीढ़ियों के आधार पर कंप्यूटर। ठीक है, अभी ये मेन फ्रेम हो गया और एक और है, हाँ, एक और है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ठीक, सुपर कंप्यूटर हम लोग जान रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा इसकी तो बहुत ही गणना में तेज है ना। इसके बारे में आप सभी पढ़ लीजिएगा। और 5वां है वर्क स्टेशन। अभी फटाफट हम लोग देख रहे हैं पीढ़ियों के आधार पर। देखिए, ये रही पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, ये बहुत पूछता है, ये आप ज़रूर देखिए। प्रथम पीढ़ी का समय है ये 1942 से 59। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं आप देख लीजिए और इसके सिस्टम्स के नाम क्या हैं। द्वितीय पीढ़ी, ट्रांजिस्टर और चुंबकीय टेप का, सिलिकॉन टेप का प्रयोग हुआ। ये इसकी विशेषताएं हैं और ये रहे इसके सिस्टम का नाम। तृतीय पीढ़ी आप देख लीजिए, समय देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चौथा पीढ़ी, इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग हुआ। ठीक है, एप्पल सेकेंड, ये देखिए इसके सारे वो। 5वीं पीढ़ी 1988 से वर्तमान में आती है। इसको अब सबसे शक्तिशाली सर्वर होता है इसका, केवल पढ़ने के लिए भंडारण। देखिए इसमें कितनी ज़्यादा क्षमता है, सस्ता भी है, विश्वसनीय भी है, तीव्रता से सॉफ्टवेयर विकास में संभव है। IBM, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे इसकी के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो हम सभी जानते हैं CPU को। बीच में कुछ प्रश्न है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कैसे है, तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को 3 घटकों में बांट सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरफेस, और ये इनपुट डिवाइस के बारे में कुछ चीज़ें हैं। इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, ये सारे इनपुट हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आप देख लीजिए, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ALU, मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ALU में क्या किया जाता है, या इसमें अंकगणितीय क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं होती हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, ALU के कार्य करने की गति बहुत तेज़ होती है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें देखते रहिए। ये रहा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये रहा कंट्रोल यूनिट, ये रहा मेन मेमोरी, ये रहा ALU,
ये इनपुट यूनिट है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ये हमारा आउटपुट है। चलो आगे देखते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट लगेगा वही हम बताएंगे, बाकी हम फटाफट आगे बढ़ते चलेंगे। सीपीयू के कुछ घटक हैं जैसे रजिस्टर, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है आप सभी देख लीजिए। इसमें कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहते हैं इसे। बस क्या है, सभी इनपुट आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर के सीपीयू से जोड़ने के लिए स्थानांतरण तार होते हैं। आउटपुट जो हमने वांछित सूचना को हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में हमें अंतर बताना है। प्राइमरी मेमोरी क्या है, इस मेमोरी यूनिट का संपर्क सीधे सीपीयू से रहता है, ठीक। यह स्मृति अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित रहती है। ये सारी चीज़ें देखते हैं। डेटा संग्रह करने को लिखना और डेटा प्राप्त करने को पढ़ना कहते हैं इसके अंतर्गत। इसमें हम देखेंगे रीड ओनली मेमोरी, रोम जो है वह स्थायी स्मृति है। इसमें संग्रहित सूचना स्वयं नष्ट नहीं होती, इसमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता। यह कंप्यूटर निर्माण के समय ही स्थापित की जाती है। कंप्यूटर इनको केवल पढ़ सकता है, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। रोम के प्रकार होते हैं। प्रोग्रामेबल रोम, इस स्मृति में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जाता है, परंतु उसे मिटाया न जा सकता है, न संशोधित। एर्जेबल रोम, आईसी में संचित किया गया प्रोग्राम परावैज्ञानिक किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है, फलस्वरूप आईसी को दोबारा प्राप्त की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिकल ईप्रोम, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोम, स्टोर किए गए प्रोग्राम को मिटाने अथवा संशोधित करने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये फ्लैशबैक, इसको फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। ये 3 रोम के उदाहरण हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के बारे में देखेंगे। या संक्षिप्त रूप से रैम कहते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है, अस्थायी प्रकृति है। संग्रहित रखने के लिए सतत विद्युत ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। मेमोरी के हर स्थान तक एक समान समय में पहुंचा जा सकता है। एक होता है कैश मेमोरी, यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है जो सीपीयू मेमोरी के सबसे निकट होती है। चलिए ये रहा मेमोरी वाला पोर्शन, इसे आप देख लीजिए। मेमोरी प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक के 3 स्थायी, इसमें रोम, प्रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम। दूसरा है कैश। तीसरा अस्थायी में आ जाएगा रैम में डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, ठीक। द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखें। चलिए ये बाकी एक ग्राफ और है, इससे भी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, ये कुछ प्रश्न हैं, चाहे तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलेंगे कंप्यूटर की भाषा पर। बिट्स हम जानते हैं, बिट जो है कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है। यहाँ पे ये आपको निकालना आता ही होगा, ये यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, ये सारे चीज़ें आपको आती होंगी। ये हम आगे लेके चलते हैं। कुछ बाइट्स को ये देखिए, ये ग्राफ है, इसे आप याद रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है, इसे आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। आप इन्हें याद रखिए और चलिए आगे हम देखेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार। यहाँ पे निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। मशीनी भाषा क्या करती है, कंप्यूटर सिर्फ, यहाँ मशीन का अर्थ क्या है, कंप्यूटर सिर्फ अंकों के संकेतों अर्थात 1 या 0 की भाषा, जिसको हम बाइनरी कोड कहते हैं, को ही समझता है।
अतः कंप्यूटर को निर्देश भी बाइनरी कोड में देते हैं। ऐसी भाषा को मशीनी भाषा कहा जाता है। दूसरा, असेंबली भाषा। असेंबली भाषा क्या है? जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसका मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद करना होता है। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करने के लिए अनुवादक को असेंबलर कहते हैं। ठीक है। दूसरा, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज में थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आती हैं जिसमें फॉर्ट्रैन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी प्लस प्लस। ठीक है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी आती है जिसके अंतर्गत देखेंगे हम कंपाइलर है। कंपाइलर, सोर्स टू कंपाइलर, स्टैंडर्ड कंपाइलर। सोर्स टू कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा का दूसरे उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है। स्टैंडर्ड कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर कंपाइलर की भांति काम करता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। प्रोग्राम लिखने से पहले ही इंटरप्रेटर को मेमोरी में लोड किया जाता है। असेंबलर, ये असेंबलर है। ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के उपयोग के लिए बुनियादी कार्य प्रदान करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम को चलाने में सहायता करता है। ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम कहें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें डिवाइस, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर आदि विभिन्न उपयोगिताओं का संयोजन करना होता है। ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के, कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर क्या करता है? ये सोर्स कोड या प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए को दूसरी कंप्यूटर भाषा में परिवर्तित करते हैं जिसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अन्य सभी संसाधनों को नियंत्रित करता है। इसकी प्रमुख श्रेणियां आप देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हम देखेंगे। दूसरा है ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस में बढ़ती रुचि के कारण से वर्ष 1965 में विंडोज ने MS DOS के एड ऑन के रूप में विकसित किया था। ठीक है। लिनक्स को लिनक्स टूरवर्ल्ड द्वारा विकसित किया गया। यह निःशुल्क रूप से उपलब्ध मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आरंभ में लिनक्स जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हम देखेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? सर्विस प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, सर्विस प्रोग्राम के नाम से। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे सहायता, विश्लेषण, मॉनिटर, समरूपण, सेटिंग अनुकूलित करने और कंप्यूटर को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कुछ वर्गों में बांटा गया है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो सुरक्षात्मक एक सॉफ्टवेयर है। मैलवेयर से सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डेस्कटॉप विजेट, बैकअप सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सभी आप देखते रहिए। आगे हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका प्रयोग हमें वास्तविक कार्यों के लिए करना होता है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे गणना के लिए अलग, लेन देन के खाते, स्टॉक नियंत्रण, इन सब के लिए। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे उत्पादकता सॉफ्टवेयर और सहयोगी सॉफ्टवेयर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट। ठीक है, ये सारे मोजिला, डेस्कटॉप प्रकाशन, ये सब उत्पादकता सॉफ्टवेयर हैं। और ये फेसबुक एप्लीकेशन वगैरह सहयोगी सॉफ्टवेयर हैं। समृद्ध एवं विविध सॉफ्टवेयर, ये भी देख लीजिए।
बाकी हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है। कंप्यूटर वायरस की बात करेंगे तो इसे मेलवेयर भी कहा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, मेलवेयर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर कोड या प्रोग्राम या कंप्यूटर डेटा को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करने में सक्षम है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम को नष्ट कर सकता है। ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी भी बना लेता है। तो इसे सुरक्षित करने के लिए देखिए हमारे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। पेन ड्राइव के माध्यम से, मेल अटैच के माध्यम से, इंटरनेट से हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तब हो जाता है। ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सामान्य कार्य क्षमता पे पड़ेगा, गोपनीय डेटा को नष्ट कर देगा, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों को बाधित करेगा, सिस्टम नेटवर्क के उपयोग को बाधित करेगा। ठीक है। इससे बचने के लिए क्या करेंगे? एक प्रभावी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की स्थापना करेंगे। फायरवॉल का प्रयोग कर सकते हैं। फायरवॉल का उपयोग करके हम एंटीवायरस को, मेलवेयर को दूर कर सकते हैं। अत्यंत सुरक्षित पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर वायरस के प्रकार भी होते हैं कई प्रकार। सिंपल वायरस होते हैं, इनक्रिप्टेड वायरस होते हैं, पॉलीमार्फिक वायरस होते हैं, ठीक, मैक्रो वायरस होते हैं। ये सभी देख लीजिए, इन्हें आप जानते रहिए। इसके अलावा ट्रोजन हॉर्म होते हैं। ट्रोजन हॉर्म क्या है? तो यह एक वायरस है। बम होते हैं, वार्म्स होते हैं, बूट सेक्टर कंप्यूटर वायरस होते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड कंप्यूटर वायरस होते हैं, फाइल इन्फेक्टर कंप्यूटर वायरस होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर वायरस होते हैं। ठीक है। ये सब देख लीजिए। आगे देखते हैं। ये सब कुछ प्रश्न हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। यहाँ से प्रश्न पूछता है। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन एक छोटे से और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है। इसका नेटवर्क सबसे आसान एवं सहज नेटवर्क है। स्पीड जो है इथरनेट नेटवर्क पर लगभग 10 Mbps और गीगाबाइट इथरनेट पर लगभग 1 Gbps तक पहुंच सकती है। एक लोकल एरिया नेटवर्क 100 से 1000 कंप्यूटर्स को जोड़ सकता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में कम्युनिकेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बिना किसी मुख्य कंप्यूटर में भी स्थापित किया जा सकता है। ये ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन। दूसरा है, दो प्रकार के ये होते हैं। पहला जो कि तारों की सहायता से चलता है, दूसरा जो कि वायरलेस है, वाईफाई के माध्यम से चलता है। आगे देखेंगे, लैन हो गया। मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, या किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी शहर में स्थित विभिन्न भवनों आदि में होता है। वाइड एरिया नेटवर्क या किसी देश, महाद्वीप, विश्व भर में फैले कंप्यूटरों का एक जाल है। ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। पैन कैंपस एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्कों का सीमित भौगोलिक क्षेत्र में नेटवर्क है। यह वैन या मैन से छोटा होता है। बेतार तकनीकी, केबल का खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो बेतार तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। वाई मैक्स क्या है? यह लंबी दूरी के लिए बेतार की सहायता से डेटा का संचरण संभव बनाता है। ठीक है। इसकी विशेषता संचार माध्यम का विशाल ब्रॉडबैंड है। वाई मैक्स 3 से 3.4 के बीच कार्य करता है। वायरलेस लोकल लूप, इसको देख लीजिए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वैन। नेटवर्क टोपोलॉजी में निम्नलिखित प्रकार हैं: स्टार, बस, रिंग और ट्री। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये है ओके। बस टोपोलॉजी क्या करता है? यह मतलब जोड़ता है, कनेक्ट करता है। सभी नोड्स एक दूसरे से रिंग या लूप में जुड़े होते हैं, इसलिए रिंग। चलो अब आगे देखते हैं। कंप्यूटर इंटरनेट अब हम पढ़ेंगे। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का इतिहास आप सभी देख लीजिए। यहाँ से इतिहास शुरू हुआ है। भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए बताएंगे नहीं, देख लीजिए वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक।
इसके अलावा इंटरनेट संबंधी प्रोटोकॉल कुछ हैं यहाँ पे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए। HTTP वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के मध्य संचार को स्थापित करने के लिए। HMAP, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसे ज़रूर देखें। अगर हम देखें जो महत्वपूर्ण हो वहाँ पर ही हम बताएं। ये देखिए, हब क्या है, ब्रिज क्या है, देखिए हब क्या है, ब्रिज क्या है, राउटर क्या है, गेटवे क्या है, मॉडेम क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इन्हें जानते रहें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं पता है तो ये आप रोक के वीडियो पढ़ लीजिए, ठीक है। वेबसाइट क्या है, होम पेज क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, पोर्टल क्या होता है, पोर्टल्स के प्रकार, ठीक है। वेब ब्राउज, देखिए पोर्टल के प्रकार ये है, ओके। डोमेन नेम कैसे जोड़ें, शैक्षिक में है तो .edu। वेब पब्लिशिंग क्या है, ईमेल क्या है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, उसके लाभ, उसके अवयव, कैसे भेजना है, उसकी संरचना सब देख लीजिए। ये है ईमेल का फॉर्मेट। ईमेल हैकिंग होती है। फिशिंग, एक जगह कई बार परीक्षाओं में पूछा है, फिशिंग क्या है। फिशिंग एक प्रकार का ऑनलाइन घोटाला है जो उपभोक्ताओं को एक ईमेल भेजकर लक्षित करता है जो एक प्रसिद्ध स्रोत, कोई इंटरनेट सेवा प्रदाता है, बैंक है या कुछ से प्रतीत होती है। यह उपभोक्ता को व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी प्रदान करने करता है, मतलब एक तरीके से घोटाला है, ठीक। ईमेल स्पैमिंग, इसमें भी क्या होता है, इसे जंक मेल भी कहते हैं, ठीक है। बिना किसी अनुरोध के ही अपने उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन के लिए ईमेल खाता धारकों को मेल भेजता है, ठीक है। वायरस क्या है, ईमेल फाइल में दुर्भावनापूर्ण स्क्रिप्ट होता है। जब ऐसी फाइल को हम अपने कंप्यूटर पर चलाते हैं तो महत्वपूर्ण डेटा नष्ट होने की संभावना होती है। ये कुछ बातें थी मेल से संबंधित। हाँ, ये एक है स्प्लैग क्या है, किसी को तब तक स्पैमिंग करते रहना जब तक कि उसके कंप्यूटर में बहुत गड़बड़ ना होनी शुरू जाए और कंप्यूटर क्रैश ना हो जाए, स्प्लैग कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए, एक प्रश्न भी पूछा है, इसका उत्तर आप सभी दीजिए। इसका भी जून 2020 में पूछा हुआ है यह प्रश्न कि अंकुर को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके क्रेडिट कार्ड को रद्द किया जा रहा है। उस ईमेल से उसे राय दी जाती है ऐसा घटित ना हो, इससे वह दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट से साइन करें। वह उस निर्देश का पालन करता है। एक सप्ताह बाद अंकुर पाता है कि उसके बैंक खाते से 10,000 रुपये की धनराशि की निकासी हो गई है। अंकुर निम्नलिखित में से किसका शिकार है? हमारे हिसाब से फिशिंग स्कैम का। देखते हैं सही विकल्प क्या है। फिशिंग स्कैम का, फिशिंग स्कैम अभी हमने पढ़ा ना, फिशिंग स्कैम का ये उदाहरण है, ठीक है। बाकी ये सब भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। कौन सा ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है? देखिए, डोमेन नेम, बी वाला, नेम @website and info, ठीक है। एक प्रश्न है, इंटरनेट सूचना का सबसे बड़ा आधार है और यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। कथन 2 है, HTML एक अधूरा कोड पैकेज है जो प्रयोक्ता द्वारा वेब पेज बनाना संभव बनाता है। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा था कि एक कंपनी व्यापी नेटवर्क जहां जनता की पहुंच नहीं हो पाती और जो इंटरनेट प्रचार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हों वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। कथन पहला है। दूसरा कथन है,
मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन पर कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम बनाता है। तो यह जून 2020 में प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न में पहला कथन गलत है बट दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन आप देख लीजिए। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जैसे सर्च इंजन टूल क्या है, गूगल, याहू, अल्टाविस्टा, लाइकोस, हार्डबोट आदि सर्च इंजन है। ठीक है। मेटाक्रॉलेर, हार्डबोट, डॉगपाइल आदि मेटा सर्च इंजन के उदाहरण हैं। कौन सा इसमें सर्च इंजन नहीं है? तो बिंग, याहू, गूगल सब सर्च इंजन है, विंडोज सर्च इंजन नहीं है। शिक्षण अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक आजकल लोग पढ़ने से ज़्यादा बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्विटर, माइक्रो ब्लॉगिंग, आर्कुट, ये देख लीजिएगा आप, वर्चुअल फ्री ट्रिप, यूट्यूब, पॉडकास्ट, फ्लिकर भी साइट्स है, कुछ फ़ोटो प्रबंधन साइट है। ठीक है। आगे देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है। महत्वपूर्ण शब्दावली ICT के, यह परीक्षा में देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा गया है। एब्सोल्यूट लिंक क्या है? इसका प्रयोग वेब लेखकों द्वारा किया जाता है। यह सापेक्ष लिंक या रिलेटेड लिंक में केवल एक फाइल नाम सम्मिलित होता है। ठीक है। स्वीकार उपयोग नीति, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी क्या है? यह नियमों का एक सेट है जो मानकों को निर्धारित करता है और उन तरीकों को परिभाषित करता है। आगे देखेंगे एड्रेस बुक क्या है। एड्रेस बुक ईमेल सॉफ्टवेयर के भाग के रूप में दिया जाता है। इसका उपयोग उन सभी ईमेल पतों का रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसे आप ईमेल करना चाहते हैं। एडवांस स्ट्रीमिंग फॉर्मेट SF माइक्रोसॉफ्ट का उत्पादक है। एडवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो वेब के माध्यम से आपके कंप्यूटर पर रिमोट कंप्यूटर द्वारा स्थापित किया जाता है। कुछ और शब्दावलियां हैं। एजैक्स क्या है? एक प्रोग्रामिंग टूल है। ठीक है। इसके अलावा एनालॉग जो है एक दृश्य वस्तु है। एंकर HTML के संदर्भ में वेब पेज बनाने के लिए कोडिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। हाइपरलिंक का मुख्य उद्देश्य है। एनिमेशन छवियों के अनुक्रम का प्रदर्शन जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम बेस पर करते हैं। अपाचे वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे लोकप्रिय वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। अपाचे मुख्य रूप से यूनिक्स सिस्टम पर चलती है। एप्लेट यह जावा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया एक लघु प्रोग्राम है और एक वेब पेज में एम्बेडेड है। आर्काइव यह उपयोग दस्तावेजों फाइलों का उपयोग करने के लिए किया जाता है जिसकी तुरंत आवश्यकता नहीं है। आर्ची यह FTP फाइलों पर फाइलों की खोज करने की अनुमति देता है। अटैचमेंट अटैच किया जाता है कोई। इसके अलावा अवतार देख लीजिए आप। बैकअप क्या होता है? बैंडविड्थ क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? यहाँ पे देखिए प्रोग्राम जो कंप्यूटर प्रोग्राम है। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट होता है। ठीक है। ब्लॉक क्या होता है? बुकमार्क क्या होता है? बूट क्या होता है? बूट करना यह एक ऐसी क्रिया जिसमें का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करके कंप्यूटर को आरंभ करने के लिए किया जाता है। बग क्या है? बग एक तार्किक दोष है जो खराबी के कारण बनता है कंप्यूटर प्रोग्राम में। बर्न क्या है? एक डेटा को एक CD में लिखा जाता है तो यह प्रक्रिया होती है। ठीक है। देख लीजिए आप लोग, ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब आप रोक के वीडियो पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ठीक है। बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? इसमें आइकन के रूप में ग्राफिक्स का समावेश होता है। ठीक है। हब क्या है?
हब एक नेटवर्क कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के लिए साझा कनेक्शन है, लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग होता है। ठीक। फ्लैश ड्राइव क्या है, फची मैचिंग क्या है, फिंगर क्या है। यह कमांड उन फाइलों की सामग्रियों को प्रदर्शित करने में अनुमति देती है जो किसी विशेष इंटरनेट साइट पर विशेष उपयोगकर्ता से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये सभी आप देख लीजिए, आप सबके इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। लिनक्स क्या है आप ये देख लीजिए, निंग क्या है, नितिजन क्या है, मैश क्या है। ठीक है, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। ये तभी आगे हमने बताया था, इसको देख लीजिए। स्पाईवेयर क्या है, ठीक है, ये हुआ सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें, इसे आप ज़रूर देखें। वेब पेज क्या है, चलिए अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा में डिजिटल फाइलों की। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 में पहुंच, गुणवत्ता, समानता, सामर्थ्य और उत्तरदायित्व के स्तर निर्धारित किए गए हैं, जिसे हम वर्ष 2035 तक GER का 35% का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। भारत सरकार ने देश में स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और राष्ट्रीय अकादमी डिपॉजिटरी जैसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम को खोले हुए हैं। UGC ने भी स्वयं कई सारे ऐसे प्रयास किए हैं, तो उन्हें हम देख लेंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पहले बात तो हम देखते हैं इसका क्या कहते हैं, स्वयं और स्वयं प्रभा। प्रणब मुखर्जी जी ने 2 डिजिटल शिक्षा पहलों स्वयं प्रभा का 9 जुलाई 2017 में उद्घाटन किया। ठीक है, इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2 अन्य पहलों की शुरुआत की। पहला राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी NAD और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी NDL। ठीक, स्वयं एक प्रकार से मॉसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, इसके अंतर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं और डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से छात्रों तक पहुंचा जा सकता है। इसमें देश का कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कराकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यदि कोई छात्र स्वयं की पहल के माध्यम से प्रमाणीकरण चाहता है तो कम शुल्क पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये सारा स्वयं जो है योजना के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर से स्नातक तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं। स्वयं प्रभा में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट टू होम, सीधे आपके घर सुविधा है। इसका अर्थ है कक्षा के व्याख्यान और अनुभव को 34 डिजिटल शैक्षिक टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से सीधे इच्छुक छात्रों तक पहुंचाया जाएगा। यह चैनल अब HRD मंत्रालय द्वारा चलाए जाएंगे। इस चैनलों को डिश एंटीना और टेलीविज़न द्वारा कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इसमें एक दिन में कम से कम 4 घंटे कक्षाएं चलेंगी। ठीक है, बाद में इसमें दोबारा भी देखने की सुविधा है। इस परिकल्पना को पूरा करने का कार्य भास्कर सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर और जियो इन्फॉर्मेटिक्स तथा गांधीनगर और ECIL हैदराबाद के सक्रिय भागीदारी के साथ 3 महीने के भीतर ही पूरा किया गया था। इसके पाठ्यक्रम में भी शिक्षा में कला, विज्ञान, व्यापार, कला प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञान जैसे कई सारे विषय हैं, प्रौद्योगिकी, कानून। ठीक है, प्रारंभ में कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी शुभारंभ हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से अपने संदेह
दे सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी। यह एक डिजिटल बैंक है जिसका उपयोग शैक्षिक संस्थानों द्वारा शैक्षिक डिग्री प्रमाण पत्र, देश भर के उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने डिप्लोमा को सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है। इसमें प्रमाण पत्र खोने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, यह एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। यह देश में किसी को भी 70 लाख से ज़्यादा किताबों तक पहुंचने में मदद करेगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में किताबें स्कैन करके अपलोड की गई हैं। यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है। इसमें काफ़ी उपयोग और मनोरंजक किताबें पढ़ी जा सकेंगी। इसके अलावा कुछ और भी पहल हैं जिसमें ऑनलाइन शिक्षा मिशन ICT के माध्यम से, यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। देखिए यहाँ पे इसका उपयोग किया गया है। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांसिंग लर्निंग, इसका भी प्रयोग किया गया है। इस शोध सिंधु, ठीक है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रकार की संस्थाएं को मिलाकर किया है इसका निर्माण। UGC, इन्फोनेट, एनलिस्ट और ये, ठीक है, वर्चुअल एवं आभासी लैब्स के माध्यम से भी यंत्र, यह भी NMEICT की पहल है जिसका नाम यंत्र रखा गया। यहाँ पर रोबोटिक्स का प्रयोग छात्रों की इंजीनियरिंग शिक्षा में प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए किया गया है। गणित और कंप्यूटर तथा विज्ञान इंजीनियरिंग सिद्धांतों की रोमांच कौशल की आवश्यकता यहाँ पर होती है। कैंपस कनेक्टिविटी, शिक्षक से करें बात, टॉक टू अ टीचर, यह IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया और ICT के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन की एक पहल है। आगे देखेंगे ई आचार्य क्या है? यह NMEICT द्वारा समाहित ई-कंटेक्ट पोर्टल भी कहा जाता है। ई-कंटेक्ट का आधिकारिक भंडारण है। ई-कल्प, यह भी MHRD की पहल है। यह भारत में डिजाइन के लिए डिजिटल लर्निंग पर्यावरण बनाता है। यहाँ पे देखिए, शिक्षा के लिए निःशुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर, मुख्य योगदान IIT बॉम्बे का है। यहाँ पे देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ई-विद्वान, यह इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित है। इसके अलावा ई-विद्वान के बारे में उद्देश्य इसका देख लीजिए। केंद्रीय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये IIT दिल्ली को के द्वारा हुआ। साक्षात पोर्टल, ग्रामीण पंचवर्षीय योजना के समकाल में ही राष्ट्रीय शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। निःशुल्क, यह भारतीयों को निःशुल्क शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहा है। लेखिका 2007, इसे सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है, CDAC के द्वारा। इसमें भारत की सूचना मंत्रालय और इजराइल की FTK टेक्नोलॉजी की भागीदारी है। भारत में जनता तक वहां तक पहुंचाना है जो आंग्ल भाषा को नहीं जानते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और कनेक्टेड डिजिटल, इसके बाद देख लीजिए। सेंटर फॉर डिस्टेंस इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम, एडुसेट, ठीक है। इसके अलावा बृहस्पति, यह खुला स्रोत लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया। निजी क्षेत्र, इसमें ह्यूजेस ग्लोबल एजुकेशन, मणिपाल सेंटर लर्निंग, UEI ग्लोबल, शिव नाडार विश्वविद्यालय इत्यादि आते हैं। पुस्तक डिजिटलीकरण, मुक्त शिक्षा संसाधन, वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है। ज्ञान दर्शन 2000 में शुरू किया गया। ज्ञान दर्शन IGNOU और IIT का संयुक्त प्रयास है।
शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। यह विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों और वयस्कों के लिए। ज्ञानवाणी यह भी जो है कार्यक्रमों का प्रसारण करती है। इग्नू और IIT जैसे संस्थानों का इसमें योगदान है। UGC कंट्री वाइड क्लासरूम पहल के अंतर्गत हर दिन ज्ञान दर्शन और दूरदर्शन नेटवर्क नेशनल चैनल पर शिक्षा कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ई ज्ञान कोष 2005 में इग्नू द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया। शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क ई-ऑर्नेट, ग्रिड गरुड़ श्रुति दृष्टि नेत्रहीन महिलाओं के लिए विकसित किया गया महिला शक्ति का प्रारूप है। IIT मद्रास, ये सारे कुछ हमें, ठीक है। तो ये रहा कुछ चीज़ें। अब ICT और अनुशासन सुशासन, अगर हम देखें शासन प्रणाली से अगर हम ICT को जोड़ दें तो उसको सुशासन या ई प्रशासन या ई गवर्नेंस भी कहा जाता है। सरकार कई योजनाएं लेकर आ रही हैं जिसका मूल अधिकार ICT ही है। ऐसा प्राइवेट फर्म में भी हो सकता है, लेकिन हम अभी यहाँ पे चर्चा सरकारी स्तर पे करेंगे। सुशासन या ई गवर्नेंस या ई प्रशासन मुख्यतः सरकारी प्रक्रिया के लिए ICT का अनुप्रयोग है। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि सुशासन में कंप्यूटरीकरण सरकारी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रही है। इसका वास्तविक क्षेत्र देश में नीति निर्माण और देश के शासन में नागरिक की भागीदारी को सम्मिलित करता है। कई ऐसे गुण हैं जो इसको परंपरागत शासन से अलग बनाते हैं। यह एक ऐसी सरकार प्रदान करता है जो उत्तरदायी, त्वरित और सूचना तक पहुंच को बढ़ाती है, ठीक है। सुशासन से संबंधित अगर हम देखें तो आप ये देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सुशासन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की। इंडिया इमेज एक सरकारी पोर्टल है जो बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एजेंसी है जिसे वेब पोर्टल बनाने और बनाए रखने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा सुशासन का उद्देश्य शासन में अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप देख ही सकते हैं। सरकारी नागरिक इंटरफेस कुछ घटक हैं सुशासन के। सरकार इंटरफेस, सरकारी व्यवसाय इंटरफेस। तो आप इसे देख लीजिए, ज़्यादा छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि एक एक चीज़ पढ़ लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप इन्हें ऐसे पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए कुछ हैं, कुछ क्या हैं, जैसे भारत सरकार की ई गवर्नेंस संबंधी। देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एवं आधार, ये एक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका जो किया गया सारा चीज़ें स्थापित किया गया है इसे 12 जुलाई 2016 को, ठीक है। ये आधार कार्ड बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। आधार कार्ड बनाता है। अगर देखेंगे एक और है माई गवर्नमेंट, 26 जुलाई 2014 को किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि नागरिकों को सरकार के साथ एकीकरण करना और राष्ट्र के विकास में भागीदारी के माध्यम से कार्य करना है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की भागीदारी के माध्यम से गुणात्मक परिवर्तन लाना तथा यहाँ नागरिकों को अनेक विषयों पर चर्चा एवं विचार विमर्श में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। नागरिक इस मंच पर कागजात, केस स्टडी, वीडियो एवं अन्य कार्य योजना अपलोड कर सकते हैं। ये ऐच्छिक रूप से विविध कार्य कर सकते हैं और अपनी विशिष्टियाँ जमा करा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी इस मंच पर मन की बात, बजट और परीक्षा पर चर्चा इत्यादि अंग हैं, जहाँ पे बात होती है स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया अभियान, स्वच्छ गंगा, बालिका शिक्षा, स्वच्छ भारत, कौशलपूर्ण भारत, डिजिटल भारत और संचार, रोजगार सृजन जैसे विशिष्ट समूह हैं जो कि ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड कार्य प्रदान करते हैं। ई ग्रंथालय है एक, जिसमें हम देख सकते हैं सरकारी पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है।
ई भाषा है प्रगति। प्रगति क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंशन। यह 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया। इसको देख लेंगे। ई न्यायालय है, इसे आप देख लीजिए। इसके अलावा ई डिस्ट्रिक्ट है, ई ताल है, ई ग्राम स्वराज्य है, ई जीवन प्रमाण पत्र है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हुई हमारा संपूर्ण आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित सारा कुछ मैटर जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इम्पोर्टेंट हो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूरा एक शुरू से लेके अंत तक पढ़ें, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उसे वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लें, उसे ज़रूर पढ़ें क्योंकि परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछता है। यह केवीएस मैदान की बुक है, अगर आपने बुक नहीं ली है तो ले लीजिए। अगर नहीं अभी ले सकते, समय नहीं है, तो आप हमारी वीडियो का स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। इससे संबंधित हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आज ही इसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।